राधे राधे स्टूडेंट्स, राधे राधे सर। वेलकम टू माय चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 11th का दूसरा चैप्टर का नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसको लिखे हैं विलियम शेक्सपियर, जो कि आप जानते हैं बहुत ही महान कवि हैं और साथ ही साथ राइटर भी हैं। तो इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं, इनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बारे में हम लोग पोएम को देखेंगे। चलिए, आप लोगों को पता है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि शादी होता है। मैरिज मतलब शादी, ट्रू माइंड्स मतलब होता है सच्चा मन। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ को समझिए। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब, मैरिज का मतलब होता है शादी जरूर होता है, लेकिन आप जानते होंगे मैरिज को हम लोग मिलन कहते हैं। यहाँ पे है दो आत्माओं का मिलन, दो मनों का मिलन। जब शादी होता है किसी से आदमी जब जुड़ता है तो वो शादी नहीं हो रहा, दो आत्माओं का मिलन होता है या दो मनों का मिलन होता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़े हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही महान कवि है, बहुत ही कह सकते हो एक तरह से उनके जैसे महान कवि शायद ही कोई रहा होगा। वो महान कवि के साथ साथ लेखक भी थे। उनका योगदान इंग्लिश में उतना है, यानी कि उन कह सकते इंग्लिश में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं कह सकते हैं जो उनकी महत्ता को बता दे, इतने बड़े कवि थे वो, क्योंकि उनका योगदान इंग्लिश में बहुत रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उनके बारे में जानते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म 1564 में हुआ और 1616 में इनकी डेथ हो गई। द ग्रेटेस्ट पोइट एंड प्ले राइट, इंग्लिश कहता है कि इसके देखिए सबके लिए एक चीज आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ऐसा प्रयोग होता है, लेकिन इनके लिए क्या यूज किया गया है ग्रेटेस्ट का। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे महान कवि थे। एंड प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार। वो नाटककार भी, ड्रामेटिस्ट भी बहुत ही बड़े थे। किसमें? इंग्लिश में। Was the third of 8 children born to a glove maker in Stratford upon Avon in England। कहता है यह जो थे, यानी विलियम शेक्सपियर जो थे, अपने पिता के 8 बच्चों में से तीसरा नंबर पे आते थे। यानी कि उनके 8 भाई बहन होंगे, 8 बच्चों में से वो जो है तीसरा नंबर पे आते थे। बॉर्न टू अ ग्लोव मेकर, उनके पिताजी जो थे एक ग्लोव मेकर थे। ग्लोव मतलब दस्ताना होता है ना, दस्ताना बनाने वाले। उनके पिताजी दस्ताना बनाने वाले थे, जिनका जो इन स्टार्टफोर्ड, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, ये जगह का नाम है। इंग्लैंड में एक जगह है स्टार्टफोर्ड अपॉन एवॉन, वहां पे इनका जन्म हुआ था विलियम शेक्सपियर। He received little formal education। वो उनको हल्का फुल्का एजुकेशन शिक्षा था, ऐसा नहीं वो अच्छा खासा जानकार थे, वो बहुत कम ही जानकारी था उनको इंग्लिश का, मतलब कोई भी क्या कहते हैं एजुकेशन में उनको बहुत कम ही जानकारी था। At 18 साल की उम्र में ही मैरिड एनी हाथवे। कहता है उन्होंने 18 साल की उम्र में एकदम सही समय पे उन्होंने शादी कर लिया एनी हाथवे से। जो उनकी पत्नी थी उनका नाम था एनी हाथवे, जो 8 years ही सीनियर, वो 8 साल बड़ी थी उनसे। जो विलियम शेक्सपियर है उनसे 8 साल बड़ी थी, जिनका नाम था एनी हैथवे। इसका मतलब कह सकते हैं आई थिंक 26 की होंगी। एंड सून मूव टू लंदन, और जल्द ही वहां से इंग्लैंड से वो लंदन चली गई। इंग्लैंड मतलब क्या कहते हैं यहाँ से, नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड में तो नहीं है, स्टार्टफोर्ड से वो लंदन जल्दी ही चली गई। हम जानते हैं इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। फिर आगे कहते हैं विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में ही या कुछ साल के भीतर ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट। कहता है कुछ सालों में ही वो जो है एक जाना माना जो है एक्टर, अभिनेता बन गए और साथ ही साथ एक नाटककार बन गए। कौन? विलियम शेक्सपियर। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, वो जो कविताएं कहानियां लिखा करते थे उसमें ट्रेजेडी मतलब दुख भरी कह सकते हो। जैसे कि उन्होंने हैमलेट लिखा, ओथेलो लिखा, किंग लियर और मैकबेथ उनका सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक। ये उनके द्वारा लिखे गए किताबों के नाम है। फिर कहता है he wrote 150 sonnets, some of them are addressed to an attractive young man। कहता है उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखा, यानी 154 सॉनेट्स उन्होंने। सॉनेट्स होता क्या है यहाँ देखिएगा, हम आप लोग को बताते हैं। सॉनेट्स जो होता है 14 लाइन्स के पोएम को सॉनेट्स कहते हैं। तो जो पोएम 14 लाइन का होगा उसको सॉनेट्स कहते हैं। उसमें पहला जो होता कैसा है, 4-4 लाइन करके होता है, 4-4 का 3 लाइन होता है, यानी 4 गुना 3 टोटल 12 लाइन, और लास्ट का 2 लाइन होता है। तो जो पहला जो 8 लाइन होता है, 8 लाइन को हम लोग 8 लाइन्स को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। तो पहला जो 8 लाइन होगा उसको ऑक्टेव कहते हैं, और जो लास्ट के 6 लाइन बचते हैं, 6 लाइन्स को सेस्टेट कहते हैं। तो पहला 6 लाइन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेव, और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। कहता है उन्होंने कितने पोएम सॉनेट्स लिखे? 154। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ जो है, आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन। उनमें से कुछ सॉनेट जो है एक आकर्षक युवा
व्यक्ति के लिए लिखा गया है, और वो आकर्षक युवा व्यक्ति कौन है? द अर्ल, अर्ल मतलब होता है सम्राट कह लो, राजा कह लो, ऑफ साउथहैम्पटन whom the poet urged to marry। कहता है उन्होंने साउथहैम्पटन के राजा के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं अट्रैक्टिव यंग मैन, उसी को दर्शाया है। साउथहैम्पटन के राजा के लिए उन्होंने क्या किया? whom the poet urge कर, अर्ज मतलब आग्रह करते हैं, किस लिए? शादी करने के लिए, उनको आग्रह करते हैं शादी करने के लिए, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स भी लिखे थे। अदर्स टू मिस्टीरियस डार्क लेडी, और भी बहुत सारे जो सोनेट्स हैं उन्होंने मिस्टीरियस, रहस्यमय कह लो, रहस्यमय डार्क लेडी यानी सुंदर औरत के बारे में लिखा। डार्क मतलब यहाँ पे वो काली कलोटी नहीं हुई, डार्क मतलब डार्क एंड चॉकलेटी बॉय, तो वो जो लड़का होता है सुंदर होता है, तो सुंदर के लिए यहाँ पे डार्क का यूज किया गया। ये एक बहुत ही सुंदर सी मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय कोई औरत है, उनके बारे में उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे। और साथ ही साथ अ लव ट्रायंगल, लव ट्रायंगल पर भी उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे। लव ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें दो लड़का होता है और एक औरत होती है, यानी एक लड़की होती है, एक लड़की से दो लड़के प्रेम करते हैं, तो उसको लव ट्रायंगल कहते हैं। उस पर उन्होंने बहुत सारे सोनेट्स लिखे। इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सोनेट्स, यानी बहुत सारे सोनेट्स में उनको सजेस्ट किया गया, मतलब बहुत सारे सोनेट्स उन्होंने लव ट्रायंगल को लेकर भी लिखा है। तो सोनेट्स क्या होता है? अभी जस्ट बताया, 14 लाइन्स के पोएम को क्या बोलते हैं? सोनेट्स। उसमें पहला जो 8 लाइन आता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट के 6 लाइन को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स कहता है दो आत्माओं का मिलन, दो मनों का मिलन। ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो पोएम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इज 116th यानी 116वीं सोनेट विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव। जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनका 154 सोनेट्स में से 116वां नंबर का सोनेट जो है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है, विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव। जो क्या बताता है? जो सच्ची मोहब्बत है उसके प्रकृति को, उसके स्वभाव को बताता है। तो सच्चा मोहब्बत क्या है उसके बारे में बताता है। कहाँ गया इसका नेक्स्ट पेज? चलिए इसका जो पोएम है हम लोग उसको देखते हैं, पोएम क्या कहता है। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। चलिए देखिए क्या कहता है, तो टेढ़ा हो गया है, फिर दिख रहा है साफ साफ। चलिए कहता है द मैरिज ऑफ टू माइंड्स, दो आत्माओं का मिलन। इसको हम लोग देखते हैं, चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये दो आत्माओं का मिलन यानी सच्ची मोहब्बत के बारे में लिखा गया पोएम। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। कहता है ध्यान से देखो, यहाँ से लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट, यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे। इस लेट मी नॉट टू के बाद एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा, और एडमिट का मतलब था स्वीकार करना। क्या कहता है वो ध्यान सुनिएगा। लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट्स द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहता है जब दो आत्माओं की मिलन होती है, जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं, क्या कहता है? लेट मी नॉट टू एडमिट इम्पेडिमेंट्स। तो दो आत्माओं के मिलन में जो बाधाएं आती है उसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब वो क्या कहना चाहता है कि दो आत्माओं का मिलन या सच्ची मोहब्बत के बीच कभी बाधा आ जाए, इस बात को मैं स्वीकार ही नहीं कर सकता। कि जो सच्चा मोहब्बत होता है उसके बीच कभी भी बाधा नहीं आ सकती। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। कहता है वो प्यार नहीं। क्या कहता है? वो प्यार नहीं, वो प्रेम नहीं, वो मोहब्बत नहीं, जब अल्टर्स मतलब होता है which alters when its alteration find। अल्टरेशन और अल्टर्स का मतलब होता है जब ये लगे तुम्हें जो मतलब बदल जाना, अल्टर मतलब बदल जाना होता है। क्या कहता है? which alters when it alteration find। कहता प्यार नहीं या वो प्रेम नहीं, जब सामने वाला है जो वो बदल गया तो आपका प्रेम भी बदल जाए, तो वो प्यार नहीं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आप जिससे प्रेम करते हैं, यदि वो समय के साथ बदल गया, वो समय के अनुसार बदल गया, और आप भी उसको देख कर ये इसलिए कि वो आपको धोखा दे रहा है, आप भी उससे धोखा देने लगे, तो वो प्यार नहीं। वो भी तब वो एक हवस है, तब वो एक अट्रैक्शन है, तब वो एक सिर्फ आकर्षण रहा है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार का मतलब होता है, प्रेम का मतलब होता है, ये जरूरी नहीं प्रेम दो तरफा हो, प्रेम एक तरफा भी हो सकता है। प्रेम एक ऐसा फीलिंग्स है, ऐसा कह सकते हो भावना है, जो ये नहीं कि सामने वाला यदि बदल रहा है तो मैं भी उसके अनुसार बदल जाऊं, यदि वो मुझे धोखा दे रहा है तो मैं भी धोखा दे दूं। इसलिए कहते हैं वो प्रेम नहीं, जब सामने वाला बदल रहा है तो मैं भी बदल जाऊं, ऐसा कवि कहते हैं। और बैंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। और जो रिमूवर है, जो प्यार, हम जानते हैं कि प्रेम में बहुत सारी बाधाएं आती है, जो हमें अलग करने वाले, जो सच्चे प्रेमी होते हैं उसको अलग करने वाले बहुत सारे होते हैं। तो जो रिमूवर होते हैं, जो अलग करने वाले होते हैं, तो रिमूव यानी जो हमें अलग करने वाले होते हैं, लोग जो प्रेम जो करते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, उनको जो अलग करने वाले होते हैं, उसके सामने यदि वो झुक जाए, उससे हार मान ले, तो वो प्रेम नहीं।
मतलब होता है ना, जानते हो समाज में होते हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप प्रेम के खिलाफ होते हैं। तो एक्चुअल होता है यही समाज में सब दिन से चलता आ रहा है। आप लोग लैला मजनू का नाम सुने हैं, पत्थर मारा जाता था उसको, बहुत सारा ऐसा, हीर रांझा का नाम सुने हैं, बहुत सारा ऐसे कहानियां, कविताएं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें ये बताया गया, साफ साफ दिखाया गया, जो सच्चे प्रेमी होते हैं उसको मिलने नहीं दिया जाता, समाज मिलने नहीं देता। तो वही बात कहता है कि जो उस रिमूवर जो हमें अलग करने वाले होते हैं, जो प्रेमी को अलग करने वाले होते हैं, उसके सामने यदि वो झुक जाए, वो प्रेमी जोड़ा झुक जाए, यानी उसके सामने वो हार मान ले, इसका मतलब वो प्रेम ही नहीं रहा। आज के दौर में ऐसा हो रहा है। आज के दौर में जो प्रेम हो रहा है, लड़का का शादी हो रहा है, लड़के के शादी, लड़का का अच्छा तिलक मिल गया, अपना जो प्रेम, जिससे प्रेम कर रहा था, छोड़ दिया, पैसा अच्छा मिला, छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, वहाँ प्रेम नहीं था, वो सिर्फ एक, और क्या कह सकते हैं, अट्रैक्शन है। वो एक क्या है, अट्रैक्शन मतलब होता है कि आकर्षण। आप लोग एक चीज और मैं बताऊंगा, इस पोएम में ही बताता हूँ, ध्यान सुनिए। लड़का और लड़की, अपोजिट जेंडर के बीच अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन आजकल सब दिन से ऐसा हो रहा है, और इस उम्र में होता है, 11-12 के जब आप लोग होते हैं तो अट्रैक्शन होता है। अब एक बात जानिए कि हमारे माइंड में एक ग्लैंड होता है, हमारे शरीर में कह लीजिए ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं उसको। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है जो 7 सेकंड यदि किसी लड़की को या कोई लड़की किसी लड़के को देखता है तो उससे प्रेम होने लगता है, यानी कि वो क्या होता है, प्रेम जागृत करता है। तो इससे बचने का एक तरीका है, यदि, क्योंकि वो चीज़ क्या है, वो एक जब 7 सेकंड किसी अपोजिट जेंडर को देख रहे हैं आप, तो उससे प्रेम होना है। मतलब प्रेम का मतलब अभी के दौर में, इस उम्र में बर्बादी है ना, इस उम्र में बर्बादी है। उससे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ, उस 7 सेकंड में 2-2 सेकंड करके 3 को देख लो, उससे क्या होगा, प्रेम बढ़ेगा ही नहीं, मतलब मन में आएगा ही नहीं सवाल, मतलब उसके प्रति आकर्षण आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। जो हाइपोथैलेमस जो एक्टिव था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, प्रेम के रास्ते पे जो क्या कह सकते हो, देखो बाधा है अभी आपके पढ़ाई के बीच में, वो खत्म हो जाएगा, वो अट्रैक्शन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा। अभी तक यहाँ तक तो समझ में आया कि कवि ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेम तब तक प्रेम नहीं है जब तक कि जो प्रेमी है वो आत्मीय मिलन नहीं हो उसका। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि जब हमें कोई अलग करने वाले, जो हमें इस प्रेम में जो बाधा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, वो उसके सामने यदि हम झुक जाते हैं, उसके सामने हार मान लेते हैं, जो प्रेमी जोड़े होते हैं या प्रेमी युगल होते हैं, वो यदि हार मान लेते हैं, इसका मतलब वो प्रेम हम लोग देखते हैं क्या कहता, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। वो अपने मन में भावना उत्पन्न उसका हो रहा है कि आखिर प्रेम का डेफिनेशन में क्या दो। कहता है इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, जो प्रेम है वो एक एवर फिक्स्ड मार्क है, यानी कि एक निश्चित बिंदु है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकंड। टेम्पेस्ट का मतलब होता है बाधा कह लीजिए, तूफान कह लीजिए, तूफान होता है। अब यहाँ बात हो रहा है क्या, वो समझिएगा। कहता है कि जब तूफान, बहुत से बड़ा तूफान भी दिख रहा हो, या बड़ा से बड़ा तूफान भी आ जाए, एंड इज नेवर सेकंड, तो वो जो प्रेम है वो कभी, वो अपनी जगह से कभी डगमगाएगा नहीं, कभी अपनी जगह से नहीं हिल सकता, जो सच्चा प्रेम है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। वॉन्डरिंग बार्क मतलब होता है भटका हुआ नाविक, जो समुद्र में भटक जाता है। तो स्टार, अब उस स्टार को याद कीजिए, आप लोग को शायद पता होगा कि आकाश में एक तारा जो टिमटिमाता है, जो बहुत ही ज्यादा चमकीला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहता है इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो भटका हुआ नाविक है उस तारे को देखकर अपने सही रास्ते पर चले आता है। जो भटका हुआ नाविक है, जब उसको समुद्र में रास्ता का पता नहीं होता, तब उस ध्रुव तारा को देखकर वो सही मार्ग पर चले आता है। तो इसी प्रकार जो ये प्रेम है, वो प्रेम इस प्रकार है कि जो आदमी जो प्रेम में है, डूबा हुआ, प्रेम में लीन है, जो गलत रास्ते पे चला गया, वो यदि वो अपने उस प्रेम को देखकर सही रास्ते पर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो प्रेम है, प्रेम है। यदि भटके हुए राही जो होते हैं वो सही रास्ते पर ना आ जाए, तो वो प्रेम नहीं, वो प्रेम एक तरह से कह लीजिए सिर्फ आकर्षण है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ आप लोगों को मैंने बताया कि जब आपको ये लगे कि ये रास्ता आप जो चल रहे हैं वो बहुत ही बेकार है, बहुत ही खराब है, यदि वो प्रेम का रास्ता है जो आपको सही मार्ग पर नहीं लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रेम आपका सही प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं। उस वर्थ कहता है जो सच्चा प्रेम होता है वो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाता है, जिसकी कीमत इज अननोन। जिसकी कीमत क्या है उसे कोई नहीं जान सकता, उसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता। ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन, हालांकि उसकी ऊंचाई को मापा जा सकता है कि हम कितना किससे प्रेम करते हैं, उसको देखा जा सकता है, लेकिन उनके मूल्यों को, उनके वैल्यूज को, उनके जो मूल्य हैं उनको हम नहीं माप सकते। आगे कहते हैं कवि, लव इज नॉट टाइम्स फुल। कहता है ये समय के साथ बदलने वाला चीज नहीं, जो प्रेम है वो समय के साथ बदलने वाला चीज नहीं है। The rosy lips and cheeks, आप लोग गाना सुने होंगे, गुलाबी आंखें जो तेज देखी, यहाँ लेकिन गुलाबी होंठ है, ठीक है, गुलाबी होंठ एंड चिक्स, ये जो गुलाबी होंठ हैं, गुलाबी गाले हैं। Within his bending sickles compass come, कहता है within his bending मतलब झुका हुआ, इस तरह। आप लोग हसिया देखिए होंगे, कचिया जिसको हम लोग कहते हैं, अपनी भाषा में कचिया बोलते हैं, हसुआ देखते हैं, उसको कहता है झुका हुआ जो सिकल है, सिकल जो हसिया है,
कंपास कम, यहाँ कंपास का मतलब यहाँ रास्ता नहीं होगा, कंपास का मतलब वो कोई मशीन नहीं, यहाँ कंपास का मतलब वो झुका हुआ हंसिया, उसके उसमें जो काटने वाला जो देखते हो धार जो होता है, धार वही कहता है, जो वो जो ये लिप्स, रोजी लिप्स है, जो चिक्स है, ये जो गुलाबी गाल है, गुलाबी होंठ है, वो समय के उस पड़ाव के साथ, समय के उस हंसिए के साथ, समय के उस हंसिए में जो वो धार है, उस धार के साथ वो खत्म हो जाता है। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो सुंदरता के पीछे आप भाग रहे हैं, जो सुंदरता जो आप देखे, गुलाबी हो गाल, गुलाबी होंठ, उसके पीछे जो भागे, वो उस समय के धार के साथ वो खत्म हो जाएगी। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो कभी खत्म नहीं होगा। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। क्या कहता है? अल्टर्स मतलब बदल जाना। लव सप्ताह में, महीनों में, सप्ताह में, घंटों में, यानी छोटे छोटे घंटों में, यानी कि हर दूसरा घंटा में किसी और से प्रेम हो जाना, वो नहीं है। आजकल यही चल रहा है, एगो बगल से गुजरा उससे प्रेम हो गया, बगल से फिर गुजरा उससे हो गया। मतलब घंटों घंटों में, मिनटों में क्या होता है? प्रेम हमारा बढ़ता जा रहा है, वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं। सच्चा प्रेम इस प्रकार नहीं होता कि वो घंटों में, सप्ताहों में बदल जाए। सच्चा प्रेम वो प्रेम होता है जो अनंत काल तक चले, जो इस पृथ्वी के खत्म हो जाने पर भी जीवित रहे, वो है सच्चा प्रेम। बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। वही बात हम कह रहे हैं, ये जो एज ऑफ डूम का मतलब होता है पूरा जब पृथ्वी का नाश हो जाएगा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी वो जो है, वो जो हमारा प्रेम है वो वहां से निकल उठेगा। मतलब कि जो सच्चा प्रेम है वो पृथ्वी के खत्म हो जाने पर भी, यानी जो ये हमारा ब्रह्मांड है इसका खत्म हो जाने पर भी, यानी पूरा दुनिया का अंत हो जाए तब भी सच्चा प्रेम जीवित रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। और क्या कहते हैं लास्ट 2 लाइन में उन्होंने चैलेंज किया है अपने पाठकों को, रीडर जो भी है या फिर जो कवि है उनको चैलेंज क्या किया है। यहाँ देखो, ये एरर है बुक का, यहाँ होगा इफ दिस बी एरर। कहता है मेरा जो कहना, इतना बात जो मैंने कहा, यदि वो गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और कोई इस बात को साबित कर दे कि जो मैंने कहा वो गलत है, आई नेवर रीड, ये राइट का V2 होता है ओल्ड इंग्लिश में, राइट का V2 रीड इस तरह से लिखता है। तो मैंने जो लिखा, मैंने जितने भी पोएम मैंने लिखा, नॉट नो मैन एवर लव्ड, और मैंने जो कभी कोई पोएम लिखा है प्रेम के बारे में, यदि कोई मेरे बातों को साबित कर दे, जो इस बातों को मैंने लिखा उसको ये साबित कर दे कि वो सब गलत है, वो सब जो मैंने बातें लिखी वो गलत है, नॉट नो मैन एवर लव्ड, यानी कि मैं कभी नहीं लिखूंगा और ना ही इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने किसी से प्रेम किया होगा। वो क्या कहना चाहते हैं? वो लास्ट 2 लाइन में जो है, लास्ट के 6 लाइन में, जैसे 4 लाइन में तो हम लोग पढ़ लिए, लास्ट के 2 लाइन में वो चैलेंज कर दिए सबको, यदि मेरा कहना, मेरा कथन जो मैंने अभी तक बताया है, यदि वो गलत है, कोई इस बात को प्रूव कर दे, तो मैं कभी नहीं लिखूंगा और ना ही इस दुनिया में कोई व्यक्ति किसी से प्रेम किया होगा। क्लियर है सबको? आज का चैप्टर मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यहाँ पोएम जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रेम कैसे तो लव पोएम था, जिसे हम लोगों ने एक सोनेट के रूप में पढ़ा। जो हम जानते हैं सोनेट, आप लोगों को लास्ट में फिर मैं बता रहा हूँ, 8 लाइन को क्या कहते हैं? ऑक्टेव कहते हैं, लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू। आप इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अच्छा आप लोगों को लग रहा है ये वीडियोस अच्छा लगा तो आप लोग इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।